राजेश ला सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 पर चर्चा करेंगे। इस अधिनियम को बनाए जाने के पीछे का मकसद क्या है, ये अधिनियम इसके पहले कहाँ था, इस अधिनियम के बनाने से पहले जहाँ पे इसका उल्लेख किया गया था वहाँ से इसे क्यों हटाया गया, तो और इस अधिनियम का ऑब्जेक्ट क्या है, इन सभी विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग सबसे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इस तरह के वीडियो आपको निरंतर मिलते रहें। इस एक्ट पे जो वीडियो बनाया जा रहा है, संपूर्ण एक्ट पर एक एक करके वीडियो बना दिया जाएगा। अगर आप बिहार पीसीएसजे, बिहार एपीओ ठीक है का मेंस दे रहे हैं, पीसीएसजे की जगह एचजेएस, ठीक है, पीसीएसजे में इसको नहीं रखा गया है, एचजेएस में सिलेबस में है, और एपीओ में सिलेबस में रखा गया है, मध्य प्रदेश में सिलेबस में रखा गया है। तो अलग अलग राज्यों में ये सिलेबस में है, जहां कहीं प्रारंभिक परीक्षा के रूप में या मुख्य परीक्षा के रूप में, खास तौर से बिहार, ठीक है, बिहार एपीओ में ये मुख्य परीक्षा के रूप में रखा गया है। पूरा एक माइनर एक्ट ही वहाँ 4-5 एक्ट रखे गए हैं, वो एक पेपर उसका बनाया गया है माइनर एक्ट का। मैं सभी माइनर एक्ट पे एक एक करके वीडियो बना दूंगा, वो आपके प्रारंभिक परीक्षा के लिए और मुख्य परीक्षा के लिए सफिशिएंट होगा, उससे बाहर एक भी प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो तत्काल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट जरूर करते रहिए। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से बताइए, या आप हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 9161113061 पे, ठीक है, यानी 9161113061 पे आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। राजेश ला सेंटर के चैनल पे आप कमेंट भी कर सकते हैं और डायरेक्ट इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन क्लास की भी सुविधा उपलब्ध है, साथ ही साथ ऑफलाइन की क्लास नियमित रूप से भी संचालित की जा रही है। तो इस एक्ट पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इस एक्ट को बनाए जाने का ऑब्जेक्ट क्या है, आज भी और ये जहां इसके पहले था वहां भी। देखिए, सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में एक थी आर्थिक बुराई, ठीक है, आर्थिक बुराई यानी पैसे से जुड़ी हुई समस्या। इसमें क्या था कि जो व्यक्ति जिस पद पे जहां कहीं है, वो अपने पद का इतना घोर दुरुपयोग कर रहा है पैसे के लालच में, कि उसको नियंत्रित करने के लिए कानून को बनाना पड़ा। बिना कानून के उसे रोका ही नहीं जा सकता। तो और ये सामाजिक बुराई, ठीक है, सामाजिक नहीं आर्थिक बुराई, ये आर्थिक बुराई आज नहीं बहुत पुराना है, प्राचीन काल से ही आर्थिक बुराई चली आ रही। जिस व्यक्ति को सत्ता में किसी पद पर बैठने का अवसर मिला, उसने उस पद का, उस अधिकार का, अपने उन शक्तियों का दोहन किया, जनता का शोषण किया। आज देखिए आप, चाहे विधानसभा हो, राज्य विधानमंडल हो, ठीक है, पार्लियामेंट हो, चाहे मतलब कहीं भी कोई कार्यपालिकीय हैसियत में कोई व्यक्ति किसी पद पर तैनात है, जहां कहीं जो लोग हैं जिस पद पे, जहां जिसको जैसा अवसर मिल रहा है, वहां वो अपने पद का घोर दुरुपयोग कर रहे हैं आर्थिक रूप से। और इतने बड़े बड़े करप्शन उजागर होते हैं कि अगर 1 साल के करप्शन को इकट्ठा कर दें तो उससे देश का एक बजट पास हो सकता है। अगर राज्यों में आप देखेंगे तो इस तरह से राज्यों में घोर जो है इसका पदों का दुरुपयोग होता है, चाहे वो विधायक हो, मंत्री हो, ठीक है, विधायक निधि का, सांसद निधि का, और जो मंत्री कोटा से जहां जो है वो खूब दोहन करता है। कोई पद पे लेकर के है, चाहे वो लेखपाल के पद पे हो, राजस्व निरीक्षक के पद पे हो, और जो है वो तहसीलदार हो, नायब तहसीलदार हो, एसडीएम हो, राजस्व निरीक्षक हो, ठीक है, सब चकबंदी अधिकारी, हर फील्ड की मैं बात कर रहा हूँ, विद्युत विभाग हो गया, ठीक है, जो जहाँ पे है कोई भी पद ऐसा नहीं बचा है जहाँ आर्थिक रूप से दोहन ना किया जा रहा हो, शोषण ना किया जा रहा हो, ठीक है, शक्तियों का दुरुपयोग ना किया जा रहा हो।
बस अंतर ये है, कोई कम कर रहा है, कोई ज़्यादा कर रहा है। जिसको ज़्यादा अवसर मिलता है वो ज़्यादा करता है, जिसको कम अवसर मिलता है वो कम करता है। हाँ, एक बात जरूर है कि हर कोई, ठीक है, इस तरह का नहीं है। बहुत अच्छे लोग भी हैं पदों पे, ठीक है, बहुत ईमानदार छवि के, ठीक है, नेता भी हैं, और हमारे जो है नौकरशाही पेशे में भी लोग हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है, बेईमानों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो इनको रोकने के लिए, इनको लगाम लगाने के लिए भारतीय दंड संहिता में इस तरह का कानून बनाया गया था अध्याय 8-9 में। ठीक है, आईपीसी के अध्याय 9 की धारा 161 to 171 तक, ठीक है, धारा 161 से 171 तक में लोक सेवकों के द्वारा किए जाने वाले अपराधों का उल्लेख किया गया था, और ये एक तरह से करप्शन से जुड़ा हुआ चैप्टर था। यहाँ पे था क्या कि जो अपराध यहाँ लिखे गए थे, जो उनके लिए सजा लिखी गई थी, वो उस समय के अनुसार, ठीक है, अपने समय के अनुसार अर्थात 1860 ईस्वी के अनुसार वो पर्याप्त थे, लेकिन समय के अनुसार, ठीक है, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए वो कानून पर्याप्त नहीं रह गए, अधूरे हो गए, यानी उनकी कमियां, और अच्छे कानून उस पर बनाए जाने की कमी खलने लगी। तो हमारी संसद ने, ठीक है, 1988 में, ठीक है, 1988 में यहाँ से कुछ प्रोविजंस को रिपील कर दिया और एक अलग से कानून बनाया, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। तो धारा कौन सी रिपील हुई है? 161 to 165A, ठीक है, 161 से 165 का तक की धारा को रिपील कर दिया गया, और उस धारा की जगह पे एक नया अधिनियम जन्म लिया, जिसको हम भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के नाम से जानते हैं। ठीक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं करप्शन ऑफ प्रिवेंशन एक्ट 1988। तो इस तरह से आपने देखा कि इसका जन्म कहां से हुआ है, यानी आईपीसी से। ठीक है, आईपीसी से ही पहले इसमें लिखा हुआ था, यहां से हटा करके नया एक्ट बनाया गया। अब इस एक्ट का ऑब्जेक्ट, जैसा कि मैं पहले बताया आप लोगों को, कि आर्थिक अपराधों को दूर करने के लिए इस अधिनियम को लाया गया है। ठीक है, भ्रष्टाचार के अपराधों को रोकने के लिए, उसे समाप्त करने के लिए, भ्रष्टाचारियों को दंडित करने के लिए इस कानून का जन्म इस अधिनियम के माध्यम से किया गया है। अब ये जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है, थोड़ा सा हम लोग इसकी रूपरेखा देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रारंभिक परीक्षा में भी इसे जो है तैयार करना है, बहुत सारे बच्चों को मुख्य परीक्षा में भी तैयार करना है। तो ये वीडियो दोनों लोगों के लिए है और संपूर्ण होगा अपने आप पे। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे SC ST एक्ट पे भी हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया है पूरा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम पे भी वीडियो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आपके इंडियन एविडेंस एक्ट पे भी कार्य प्रगति पे है, और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम भी बहुत जल्द ही खत्म होके, यानी पूरी तरह से कंप्लीट होके वीडियो आपके राजेश लॉ सेंटर चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ जो और माइनर एक्ट हैं, सारे के सारे वीडियो एक एक करके अपलोड कर दिए जाएंगे। बस जरूरत है आप लोगों को वीडियो देखने की, चैनल को सब्सक्राइब करने की, लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिए, अपने दोस्तों साथियों मित्रों सबको या सबके पास तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। आइए हम लोग देखते हैं इस अधिनियम का थोड़ा सा एक रूपरेखा। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में बनाया गया, और ये 1988 में बनने वाला कानून, ठीक है, संख्या 49 था, यानी इसके पहले इस वर्ष में 48 एक्ट बनाए जा चुके थे। ठीक है, उनमें से ये 49वां एक्ट था 49। अध्याय नंबर, टोटल अध्यायों की संख्या इसके 5 है, नहीं, इसमें टोटल 5 अध्याय रखे गए हैं, एक अध्याय बाद में जोड़ा गया है 4 का। तो इस तरह से अगर टोटल हम देखेंगे तो टोटल अध्यायों की संख्या 6 हो जाती है, लेकिन मूल अपराधों की संख्या, वो मूल अध्यायों की संख्या 5 है। धारा की संख्या 31 है, एक छोटा सा अधिनियम है, मात्र 31 धाराओं का ये अधिनियम है, क्योंकि यहाँ जो रिपील किया गया 161 से 165, 5 धारा ये और का ये 6 धाराएं रिपील की गई थी, और 6 धाराओं को हटा करके 31 धारा बना दी गई। ठीक,
बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो जो कानून पहले से था वो सफिशिएंट नहीं रह गया था, पर्याप्त नहीं रह गया था, सजा कम हो गई थी उसके लिए, तो दंड भी बढ़ाया जाना चाहिए था। इसमें अलग से बहुत सारी व्यवस्था की, भी मैं एक करके एक बताता हूं आप लोगों को। और देखते हैं कि ये पास कब हुआ है। 9 सितंबर 1988 को यह अधिनियम पास हो गया है, 12 सितंबर 1988 को प्रवृत्त हो गया है, लागू हो गया, अर्थात इसका इनफोर्स डेट 12 सितंबर 1988 है, और इसका जो है पासिंग डेट वो 9 सितंबर 1988 है। मात्र 3 दिन का अंतर रखा गया है, तीसरे दिन ही इसको इन्फोर्स कर दिया जाता है। आइए थोड़ा सा इधर देखते हैं, ये स्पेशल, ठीक है, क्रिमिनल लॉ सब्स्टेंटिव लॉ है, विशेष दांडिक विधि है। तो विशेष दांडिक कैसा है, मौलिक विधि है, ध्यान रखिएगा, विशेष दांडिक मौलिक विधि है, स्पेशल क्रिमिनल सब्स्टेंटिव लॉ है। इसका इफेक्ट कैसा है, भविष्य लक्ष्य इसका प्रभाव होगा, यानी बैक डेट से ये अधिनियम लागू नहीं हो सकता है, ठीक है। प्रोस्पेक्टिव इसका इफेक्ट होगा, क्यों होगा, क्योंकि आप लोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(1) को पढ़े हुए हैं। 20(1) में कहा गया है कार्योत्तर विधि से संरक्षण, ठीक है, यानी किसी भी ऐसे कार्य के लिए किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता जो कार्य करते समय अपराध न हो और बाद में उसको अपराध घोषित किया गया हो। तो बाद में अगर अपराध घोषित किया गया तो जो लोग अपराध घोषित किए जाने के बाद से वो कार्य करेंगे केवल उन्हीं को दंडित किया जाएगा, जो लोग वो कार्य पहले से कर चुके हैं उन्हें दंडित नहीं किया जाएगा। मैं एक दृष्टांत बहुत सिंपल सा आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूं। जैसे मैं इस समय पढ़ा रहा हूं, आप लोगों को वीडियो अपलोड कर रहा हूं, तो क्या ये कार्य पढ़ाना और वीडियो अपलोड करना अपराध है? नहीं। तो अगर ये अपराध नहीं है तो क्या मुझे दंडित किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। लेकिन क्या इस कार्य को प्रतिबंधित किया जा सकता है या नहीं? किया जा सकता है, और उसके लिए दंड का प्रावधान किया जा सकता है। लेकिन अगर कल की डेट में इस कार्य को अपराध घोषित करके दंड का प्रावधान कर दिया जाए तो क्या जो लोग पहले से पढ़ा चुके हैं, वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उन्हें दंडित किया जाएगा? नहीं। यही है अनुच्छेद 20(1), ठीक है। क्यों लिखा गया ऐसा? क्योंकि इस तरह के घोर दुरुपयोग प्राचीन काल में, ठीक है, देश की आज़ादी से पहले अंग्रेजों द्वारा घोर दुरुपयोग इस कानून का किया गया, ठीक है, राजाओं द्वारा बिल्कुल मनमाने तरीके से। अगर कोई चीज कहीं लिखी गई है तो समझे इसका दुरुपयोग हो रहा था देश में, तभी वो लिखी गई। तो इस तरह से ये अनुच्छेद 20(1) से प्रोटेक्टिव है, यानी प्रोटेक्शन इसको मिला हुआ है कि ये बैक डेट से लागू नहीं हो सकता, ठीक है, पश्चातवर्ती ही डेट से लागू होगा, यानी भविष्यलक्षी प्रभाव रखेगा, ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं रख सकता है, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ही रखेगा। और उसके बाद ये समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची के विषय का तात्पर्य है कि इस पे संघ और राज्य दोनों को संशोधन करने की पावर दी गई है, ठीक है, और समवर्ती सूची की जो फर्सिस्टी 1 है उसी विषय में रखा गया है, ठीक। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि विशेष दांडिक मौलिक विधि है, ठीक है। मौलिक शब्द यहाँ नहीं लिखा हुआ है, आप लोग जरूर लिख लीजिएगा इस विषय पे, ठीक है। इसको माइनर लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइनर लॉ कहते हैं। क्यों? क्योंकि डेली भ्रष्टाचार का अपराध नहीं होता है, होता तो कुछ सीमित लोग करते हैं। जनरली मारपीट, गाली गलौज, हत्याएं, लूट, चोरी, डकैती, छिनैती, यही सब अपराध हो रहे हैं ना। तो आईपीसी लागू होता है अक्सर, क्योंकि वो मेजर एक्ट है, हमेशा वो हर जगह लागू हो जाता है। लेकिन ये हर जगह नहीं लागू हो पाता है। जब जो है आर्थिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ अपराध होगा तभी ये लागू होगा। इस नाते इसको माइनर एक्ट की श्रेणी में रखा गया है। तो आपने इसको भी देख लिया, ठीक है। ये पार्ट 1 है। और उसके बाद इसके जो टोटल 5 चैप्टर हैं उसमें पहला प्रारंभिक है। जो पहला चैप्टर है, 5 चैप्टर हैं, 5 में पहला प्रारंभिक है, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा है, देखिए प्रारंभिक से प्री में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मेंस में क्वेश्चन पूछने जाने की संभावना बहुत कम है। हाँ, कुछ एक डिफिनीशन जरूर पूछे जा सकते हैं, जिसका जिक्र मैं अगले वीडियो में आप लोगों को करूंगा, ठीक। अध्याय 2 काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके लिए, ठीक है। ये मुख्य परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात की गई है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अगर अपराध होगा तो उसके लिए विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी और वही उसके द्वारा सुनवाई की जाएगी। तो पहले हम लोग चैप्टर का उल्लेख कर लेते हैं, फिर उनके अंदर चलते हैं। पहला चैप्टर प्रारंभिक है, धारा 1 से 2, ठीक है। दूसरा चैप्टर जो है विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति है, धारा 3 से 6, ठीक है। मात्र
4 धाराओं का ये चैप्टर है, विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति। उसके बाद अध्याय 3 अपराधों एवं शास्तियाँ, यानी पेनाल्टी है, इसी में अपराध बताया गया है, उसके लिए सजा लिखा गया है। बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है ये आपके लिए। यहाँ से एक प्रश्न बिहार एपीओ मुख्य परीक्षा में पूछा जाना निश्चित है, इसको कोई काट नहीं सकता है। इस अध्याय 3 से प्रश्न पूछा ही जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अध्याय 4 अधिनियम के अधीन अपराध की विवेचना, यानी जब इस अधिनियम के अधीन यानी अध्याय 3 के अधीन अपराध होगा तो उसकी विवेचना अध्याय 4 में बताई गई है कि वो विवेचना कौन करेगा, कैसे करेगा, क्या उसका टाइम पीरियड होगा। उसके बाद अध्याय 4 का संपत्ति की कुर्की एवं संपहरण की बात की गई है कि अगर इस अधिनियम के तहत संपत्ति की कुर्की की जाती है, ठीक है, तो उसके लिए कैसे कुर्की की जाएगी। और अध्याय 5 में अभियोजन के लिए स्वीकृति एवं प्रक्रिया, ठीक है, प्रकीर्ण मिसलेनियस की बात की गई है कि जब किसी व्यक्ति के ऊपर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराई जाएगी तो क्या गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से प्री परमिशन लेना जरूरी है या नहीं जरूरी है। तो उसी पे अध्याय 5 आता है, अभियोजन के लिए स्वीकृति, यानी केस चलाने के लिए बिना परमिशन के केस चलाया जा सकता है या नहीं चलाया जा सकता है। तो मैं एक एक करके आप लोगों को जरूर बताऊंगा अभी इसको कैसे क्या चलाया जाएगा। तो सबसे पहले आपने देख लिया अध्याय 1 प्रारंभिक है, अध्याय 2 में विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति है, अध्याय 3 में दंड की बात की गई है और वो कार्य बताए गए हैं कि कौन सा कार्य करना अपराध है और उसके लिए दंड क्या है। तो ये अध्याय 3 बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें दंड का उल्लेख किया गया है। और अध्याय 4 उसके लिए प्रक्रिया बताई गई है, ठीक है, विवेचना कैसे की जाएगी, विवेचना कौन करेगा, विवेचना करने की क्या समय पीरियड होगा। और अध्याय 4 का संपत्ति की कुर्की एवं संपहरण, अध्याय 5 अभियोजन चलाने के लिए, केस चलाने के लिए परमिशन की जरूरत है या नहीं है, और उसी में मिसलेनियस की भी बात की गई है। तो फिर से एक बार देखिए, अध्याय 1 प्रारंभिक, धारा 1 से 2 विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति, 3 अपराधों एवं शास्तियाँ, 4 अधिनियम के अधीन अपराधों की विवेचना। तो अध्याय 3 भी महत्वपूर्ण है, अध्याय 4 भी महत्वपूर्ण है। अपराध एवं शास्तियाँ 7 से 16 बहुत महत्वपूर्ण धारा है, 7 to 16। अध्याय 4 अधिनियम के अधीन विवेचना, ठीक है, 1817 से लेकर के 18 तक ये विवेचना से जुड़ा हुआ है। विवेचना कौन करेगा अर्थात इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, वो कौन से अथॉरिटी हैं। 3 अलग अलग अथॉरिटियाँ बताई गई हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, अभी मैं उन सबका जिक्र करूंगा। उसके बाद अध्याय 4 का संपत्ति की कुर्की एवं संपहरण की बात की गई है, अध्याय धारा 18 का जोड़ा गया है अलग से। और अभियोजन के लिए स्वीकृति एवं प्रकीर्ण, अध्याय 5 और धारा 19 से 31। इस तरह से पूरा अधिनियम आपका कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में और अंदर चल के पढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग फिर एक बार आप लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल पे नए हैं, ठीक है, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर रुक करके जाके जरूर कर लो, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास तक इस वीडियो को जरूर पहुंचा दो, वो तरीका है शेयर करना। तो शेयर जरूर करते रहिए वीडियो को, ठीक है, जिससे सभी लोगों की पहुंच तक हो सके। कभी ये मत सोचिए, ठीक है, कभी ये मत सोचिए कि अगर किसी को बता देंगे तो वो भी पढ़ लेगा, ठीक है, तो मुझसे उसका कंपटीशन हो जाएगा। ऐसा मत सोचिए, आपके बताने से अगले को पता चले, ऐसा नहीं है। अगर जिसको पता करना है वो कहीं ना कहीं से पता कर ही लेता है, ठीक है। तो आप अगर किसी को शेयर करोगे, अपनी बातों को बताओगे, ठीक है, जैसे आप डिस्कशन करते हो, अगर आप कोई बात जान रहे हो, किसी विषय को जान रहे हो, किसी धारा को अच्छे से समझ रहे हो, किसी के साथ शेयर करते हो तो आपका ज्ञान और बढ़ता है, घटता नहीं है। जितना ज़्यादा शेयर करोगे, जितना ज़्यादा बताओगे, उतना ही ज़्यादा आपका ज्ञान बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अगला आपका पीछा नहीं कर पाएगा कभी, क्योंकि जब आपको लगेगा कि अगले को जानकारी हो गई है तो आप अपनी क्षमता को और ज़्यादा बढ़ा लोगे, ठीक है, तो वो आपसे हमेशा पीछे ही रहेगा। तो इस तरह से, ठीक है, आप अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए, कमेंट जरूर करते रहिए, लाइक करते रहिए वीडियो को और देखते रहिए लगातार। वीडियो को पूरा देखिए, अगर पूरा नहीं देखोगे तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। और एक बात और मैं आप लोगों से कहूँगा कि वीडियो को 1 by 1 करके देखिए, ठीक है, बीच से मत देखिए। बीच से देखोगे तो पहले की चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि पूरा कानून क्या है, ये भी एक पूरी कहानी है। कानून का मतलब क्या, एक कहानी है, और उस कहानी में, ठीक है,
कौन से कार्य किससे जुड़े हैं, कौन से कार्य अपराध हैं, कौन सा किससे नहीं जुड़ रहा है। जब ये पूरी कहानी को आप समझोगे ना तो बड़ा मज़ा आएगा समझने में। कहानी को जब समझोगे तो बड़ा मज़ा आएगा। मैं एक वीडियो इस पर भी बनाऊंगा कि विधि को पढ़ें कैसे, कानून की शुरुआत करें कहाँ से। जिससे कोई पहला बच्चा LLB में एडमिशन लिया, पहला कदम वो रखा है विधि जगत में, तो पहला कदम जब वो विधि जगत में रखता है तो वो सबसे पहले शुरुआत क्या करे, किन चीज़ों को समझे। तो शुरुआत करने के लिए मैंने पहला एक वीडियो इस पर बनाया हूँ कि भारत में प्रवृत्त समस्त विधियों का वर्गीकरण किया हूँ। उस वीडियो को जरूर देख लीजिए आप और अपने दोस्तों को जरूर देखने के लिए मजबूर करिए। अगर उस वीडियो को वो देखेंगे तो उनके दिमाग में माइंड मेकअप हो जाएगा कि किस तरह के भारत में कानून हैं और फिर उन्हें हमें कैसे कैसे पढ़ना है। उन विषयों पे हम और भी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। बस आप लोग देखते रहिए लगातार और दोस्तों को बताते रहिए। तो अब जैसा कि अध्याय 1 प्रारंभिक है तो इसमें कुछ परिभाषाएं लिखी हुई हैं, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में उन परिभाषाओं का जिक्र कर दूंगा जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, उसको बता दूंगा। उसके बाद है विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति। यहाँ विशेष न्यायाधीश यानी स्पेशल जजेज की नियुक्ति की बात की गई, स्पेशल जजेज को अपॉइंट करने की बात की गई है। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को पावर दिया गया है विशेष जजों की नियुक्ति करें। और इस विशेष जज के रूप में किसकी नियुक्ति की जाती है, विशेष जज के रूप में जो हमारे यहाँ सत्र न्यायालय है उसी के रूप में एक कोर्ट अलग से बनाया गया है। लगभग हर जगह आप देखोगे भ्रष्टाचार कोर्ट जो है यानी करप्शन ऑफ प्रिवेंशन एक्ट के तहत अलग से स्पेशल कोर्ट बने हुए हैं। जहां नहीं बने हुए हैं वहां जो कोर्ट पहले हैं उन्हीं में मामला चल रहा है। तो यहाँ पे जो है सेशन जज, एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज के समकक्ष बनाया जाता है, ठीक है। तो विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अपराधों एवं शास्तियों की बात की गई, यानी हम अपराध किसे कहेंगे तो अपराध में आप देखेंगे धारा 7, 8, 7 का, ठीक है, 9, 10 इस तरह से यहाँ धाराएं लिखी हुई। यानी लोक सेवक के द्वारा रिश्वत लेके कोई गलत कार्य करना या सही कार्य करने के लिए ही पैसा लेना या लोक सेवक को पैसा देके गलत कार्य करवाना या कोई ऐसा कार्य करवाना जिसको करने के लिए वो आबद्ध ना हो, ठीक है, या किसी कार्य को ना करने के लिए विवश करना। तो इन्हें रिश्वत देकर या रिश्वत ले करके, ठीक है, दोनों तरह से यहाँ अपराध बनाया गया है। जैसे अगर लोक सेवक पैसा ले रहा है, घूस ले करके काम करता है तो भी अपराध है। लोक सेवक को पैसा दे के कार्य कराया जाता है तब भी अपराध है। तो देने वाला भी अपराधी होता है, लेने वाला भी अपराधी होता है। और अगर कोई संस्था है, कोई वाणिज्यिक कमर्शियल संस्था है, उसके द्वारा रिश्वत लिया जाता है, उसको भी कवर किया गया है, ठीक है। फिर है अध्याय 4 में अधिनियम के अधीन अपराधों की विवेचना। विवेचना कौन करेगा, यानी जब कभी इस अधिनियम के तहत अपराध होगा तो विवेचना कौन करेगा। तो पहली चीज तो ध्यान रखिए कि जब आप CRPC पढ़ रहे थे तो CRPC की धारा 193 में मना किया गया है कि सत्र न्यायालय किसी अपराध का डायरेक्ट संज्ञान नहीं ले सकता, यानी कोर्ट ऑफ सेशन किसी ऑफेंस का डायरेक्ट संज्ञान कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है जब तक मामला उसे कमिट ना किया जाए सेक्शन 209 के तहत, या उसे इस अधिनियम में यानी CRPC में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विशेष विधि में स्पेशल लॉ में अगर कोई अलग से प्रोविजंस किए गए हैं तो वो संज्ञान ले सकता है। तो यहाँ SC/ST एक्ट में भी और इस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में भी विशेष न्यायाधीश यानी सत्र न्यायालय को डायरेक्ट संज्ञान लेने की पावर दी गई है। यानी वो मामला यानी जब कभी इस अधिनियम के तहत इन्वेस्टिगेशन होगा तो वो विवेचना होकर के, ठीक है, डायरेक्ट सेशन न्यायाधीश के यहाँ ही आएगा या सेशन कोर्ट में जो भी मामले की सुनवाई कर रहा है उसके यहाँ डायरेक्ट आएगा, बीच में पहले मजिस्ट्रेट के यहाँ नहीं जाएगा। जबकि IPC के तहत होने वाले अपराधों के बारे में बताया गया है CRPC की धारा 190 में कि IPC के अधीन किसी भी अपराध का संज्ञान सबसे पहले फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट लेगा, या CJM के द्वारा अगर अथराइज किया गया है तो सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी उसका संज्ञान ले सकता है। कोर्ट ऑफ सेशन को डायरेक्ट संज्ञान लेने से सेक्शन 193 में, ठीक है, मना किया गया है। हाँ, कुछ अपवाद जरूर CRPC में किए गए हैं, जैसे सेक्शन 199 क्लाज 2 में मना की डायरेक्ट संज्ञान लेने की पावर कोर्ट ऑफ सेशन को दिया गया है। इसी तरह से सेक्शन 344 में डायरेक्ट संज्ञान लेने की पावर वहाँ उसे दिया गया है। तो इस तरह से कुछ अपवाद CRPC में भी लिखे हुए हैं, ठीक है।
फिर आगे आते हैं। अब इस अधिनियम के तहत जब अपराध होंगे तो इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? इन्वेस्टिगेशन करने के 3 अलग अलग अथॉरिटी बताई गई है, ठीक है। एक बताया गया है इंस्पेक्टर, कुछ दशाओं में इंस्पेक्टर करेगा, कुछ मेट्रोपॉलिटन एरियाज हैं तो वहाँ असिस्टेंट कमिश्नर को पावर दिया गया है, अगर अदरवाइज क्षेत्र हैं तो वहाँ डिप्टी एसपी को पावर दिया गया है। तो कह सकते हैं इस अधिनियम के तहत इन्वेस्टिगेशन करने की पावर 3 अलग अलग दशाओं में 3 अलग अलग अथॉरिटियों को मिला हुआ है, ठीक है। जबकि सीआरपीसी के तहत अपराध होता है तो वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने की पावर एसआई रैंक के दरोगा को दिया जाता है, जबकि करप्शन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत ऑफेंस होने पे इन्वेस्टिगेशन करने की पावर या तो इंस्पेक्टर को होगा, या तो डिप्टी एसपी को होगा, और या तो फिर असिस्टेंट कमिश्नर को होगा, ठीक है। और इस अधिनियम के तहत जब अपराध होते हैं तो उनके ट्रायल की अलग से प्रक्रिया लिखी गई है, ट्रायल की अलग से प्रक्रिया लिखी गई है कि जब कभी सत्र न्यायाधीश के पास मामला या असिस्टेंट सत्र न्यायाधीश के पास या सहायक सत्र न्यायाधीश, ठीक है, यानी कोर्ट ऑफ सेशन जज के पास या एडिशनल सेशन जज या असिस्टेंट सेशन जज के पास मामला ट्रायल करने के लिए आएगा तो उसकी ट्रायल की जो प्रक्रिया होगी वो वारंट मामले की जो प्रक्रिया बताई गई है सीआरपीसी के चैप्टर 19 में, वो प्रक्रिया यहाँ अपनाई जाती है। मैं सबको विधिवत बताऊंगा, ठीक है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ समरी ट्रायल करने की भी व्यवस्था की गई है कि स्पेशल कोर्ट जो है वो चाहे तो अपराधों का समरी ट्रायल भी कर सकता है कुछ दशाओं में, और समरी ट्रायल करेगा तो कितनी सजा देगा। अब वो सजा जैसा कि सीआरपीसी में लिखा हुआ है 3 माह से ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन यहाँ वो प्रतिबंध नहीं लागू होता है, यहाँ 3 महीने से ज़्यादा का सजा हो सकता है समरी ट्रायल करते हुए। हाँ, ट्रायल करने की एक समय सीमा बताई गई है, ठीक है। ट्रायल करने की समय सीमा यानी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत अगर कोई अपराध गठित होता है, ठीक है, तो उसके ट्रायल करने की समय सीमा 2 वर्ष बताई गई है कि 2 साल के भीतर उसका ट्रायल पूरा किया जाएगा। लेकिन यदि किसी कारण से ट्रायल 2 साल के भीतर पूरा नहीं हो पाता है तो उसे 6-6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कुल मिलाकर के 4 साल से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। मैक्सिमम टाइम पीरियड 4 ईयर्स है, यानी 4 ईयर्स के भीतर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत लगाए गए आरोपों का निस्तारण कर दिया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे अधिनियम के अधीन अपराधों की विवेचना की बात की गई है, ठीक। फिर संपत्ति की कुर्की या संपहरण की जाएगी तो उसके लिए अलग से व्यवस्था कुछ अधिनियम का जिक्र किया गया है। उस अधिनियम के तहत उस संपत्ति को कुर्क किया जाता है, ठीक है। और यहाँ उस संपत्ति का जब संपहरण किया जाता है, ठीक है, फॉरफीचर किया जाता है या अटैच किया जाता है तो वो व्यवस्था यहाँ पे लागू होती है। और अध्याय 5 में लिखा हुआ है अभियोजन के लिए स्वीकृति, यानी जब केस चलाना होगा किसी के खिलाफ, ठीक है, प्रोसिक्यूशन को परमिशन लेना होता है, ठीक है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार से, जो वो पब्लिक सर्वेंट है जिस सरकार के अंडर में काम कर रहा है उस गवर्नमेंट के परमिशन से केस चलाया जाता है। लेकिन हर एक दशा में परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है, उसका भी जिक्र मैं वीडियो के माध्यम से करूंगा। तो इस तरह से, ठीक है, मैं पूरे अधिनियम को ओवरऑल आप लोगों को समझा दिया। अब हम लोग इस पे एक एक वीडियो के माध्यम से, ठीक है, 4-5 वीडियो इस पे बनेंगे और पूरे अधिनियम को अच्छे से समझ लेंगे, जो आपके मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। और पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जितना उसमें पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, क्वेश्चन उसी में से आएगा और पूरे कहानी के रूप में मैं उस वीडियो में भर दूंगा। आप लोगों को समझना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। आप 1 बार 2 बार अगर उसको देख लेंगे तो धारा भी याद हो जाएगी, वो कहानी भी याद रहेगी, और धारा भूल भी गई तो कहानी जरूर याद रहेगी। आपको एग्जाम में लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। एक बार फिर मैं आप लोगों से कहूँगा कि चैनल पे अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पुराने हों या नए हों शेयर लाइक कमेंट जरूर करते रहिएगा। हाँ, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जब घंटी बजेगी तो नोटिस अपने आप मिल जाएगी, ठीक है। उस बेल का मतलब ही होता है घंटी बजना, यानी जब कभी वीडियो यहाँ से अपलोड किया जाएगा तो तुरंत आपके मोबाइल में वो पहुँच जाएगा बेल आइकन दबाने से, ठीक है। अन्यथा जो है पहुँचेगा नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है।
और अब हम लोग इस पे एक एक वीडियो के माध्यम से पूरे अधिनियम को समझेंगे। ठीक है, हाँ, जिस किसी बच्चे को संपर्क करना है ऑनलाइन क्लास के लिए तो वो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे अपना संपर्क कर सकता है, या चैनल पे भी जा करके, ठीक है, राजेश ला सेंटर चैनल पे जा करके, ठीक है, वो अपना कमेंट कर सकता है। जो कोई समस्या होगी उस समस्या का उसका निराकरण किया जाएगा।